हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग करना है ना, लिखो फिर बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, जैसे कोई बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये एटम है और ये एटम है, ठीक। इसके पास मान लीजिए और भी लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करता है, इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक। ये अपने लोन पेयर जो है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है। ये ए से लिख दिया एक्सेप्टर एटम, डी से डोनर एटम लिख दिया, ठीक है। तो इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बीच में, सिंगल बॉन्ड। तो वो क्या करता है, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है और एक के पास अगर लोन पेयर है तो वो अपने लोन पेयर उसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है पीछे से। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? बताऊं कैसे होती है? देखो ये BF3 है, ये देखा आपने BF3, ठीक। तो अब बोरोन के पास आपको पता, हम पढ़ चुके हैं 2s2 2p1 होता कि नहीं होता, 2s2 2p1। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां एक्साइट करा दिया, ये तीन तो सिग्मा बना लेते हैं। एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल जो है ये फ्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देता है। तो इस केस में ये भी कर सकता है, ये नहीं, ये भी एटम कर सकता है अपने ऐसे। और हम क्या बोलेंगे, ये थर्ड वाला भी कर सकता है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। कोई डाउट है क्या? तो अब जो रिजल्टेंट हम बनाते हैं तो क्या बोलेंगे कि ये BF बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड ना रह के क्या कैसा बन गया, बोलो भाई, पार्शियल पाई बॉन्ड हो गया। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे ही और भी हम देख सकते हैं, जैसे PF3 है, PF3 के पास वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्स्ट फोर्स के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल में भी ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, इन तीनों में से कोई भी फ्लोरीन, जैसे उसमें दिया। समझ आई मेरी बात? ये बैक बॉन्डिंग है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बैक बॉन्डिंग इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही, ज्यादा किसमें होगी, BF3 या PF3 में? BF3 में ज्यादा होगी। क्यों भाई? BF3 में ज्यादा होगी, इसका रीजन बताओ। PF3 में कम होगी बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग की बात करें, बताओ क्या रीजन है? हाँ, क्योंकि इसमें है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन ये डाल रहा है ना इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में, 2p में डाल रहा है, और फ्लोरीन के पास भी कौन से ऑर्बिटल में है, 2p में है। तो 2p बैक बॉन्डिंग हो रही, 2p पाई बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन इसका फर्स्ट फोर्स का 3d है ना, मतलब 2p से किस में डाल रहा है, 3d, 2p से 3d पाई, तो बढ़िया बैक बॉन्डिंग उसकी होगी, ठीक। अब बैक बॉन्डिंग में जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम कौन हो सकता है? डोनर एटम नॉर्मली होता है कार्बन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए। आप बोलोगे सर कार्बन कैसे? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, नहीं। ऐसे ही क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कभी कभी ये भी काम कर लेते हैं। मेनली ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ आएगी नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? लिखना तो लिखो जल्दी से। लिखो एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि कम ही करना है। उसमें भी मैं स्टार लगवा दूंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना अपने को, ये नहीं करना, ठीक है। लिखो भाई एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। पहली एप्लीकेशन लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होती है? देखो अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, आपको पता है जो H+ देंगे आर्नियस एसिड होते हैं, है ना। एसिड ऐसे चेक करते हैं हम। और लुईस एसिड किसको कहते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। भैया H+ नहीं हो, लोन पेयर कोई एक्सेप्ट कर ले उसको भी तो हम एसिड बोलते हैं। तो जैसे BF3 कैसा, लुईस एसिड या आर्नियस एसिड? लुईस। तो अगर बोरोन फैमिली के हैलाइड की बात की जाए, बोरोन के हैलाइड की बात की जाए, BF3 BCl3 BBr3 एंड Bi3। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे BF3 हमने बनाया, तो BF3 के केस में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बैकबोन बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? और यहाँ पे इस बोरोन के पास भी, ये कोई नया बोरोन थोड़ा है, यहाँ पे भी है बोरोन के पास, और इसके बगल वाला जो है कौन है, आयोडीन है, उसके पास लोन पेयर भी है। तो दोनों में बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2p पाई बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक। और जब 2p पाई बैक बॉन्डिंग से ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां पे डाल देगा, तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोल रहा हूं मैं, कम होगी बोरोन पे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी इसीलिए तो उसको एसिडिक बोल रहे थे हम। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी।
अब यहां पे कौन सी बैक बॉन्डिंग है, 2p पाई 5p पाई बैक बॉन्डिंग है, तो ये बैक बॉन्डिंग बढ़िया नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या है, बोरॉन पे ऑन बोरॉन बनी रहेगी, ज्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में। समझ आई मेरी बात, नहीं समझ में आई? तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन तीनों में अपने को ये देखना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस पे है, वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा किसके पास है। तो ये बराबर वाले क्या कर रहे हैं, उसको पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन इसमें अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इसमें सही बढ़िया बॉन्ड बन रहा है एकदम, तो वो सही से दे नहीं पा रहा है। सही से दे नहीं पाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऐसे ही बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। कोई डाउट है क्या? तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। तो ये नोट कर लो, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका रीजन भी कि बैक बॉन्डिंग सही से नहीं हो पा रही है। ठीक, जल्दी जल्दी में ना BF3 को ज्यादा एसिडिक बता देते हैं बच्चे, ये मिस्टेक मत करना। समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल बोलो क्या होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है, जैसे अगर हम बात करें CHCl3 है, ठीक, और CHF3 में अपने को ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है भाई, कहीं सोचो कुछ और ही लिख दिया। ठीक, तो इसमें अपने को बात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो, एक काम किया करो, ये HA कोई एसिड है, ठीक, ये क्या करेगा, H प्लस देगा और A माइनस देगा। ठीक, मान लीजिए मेरे को HB से कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करूंगा इसको, मान लीजिए मैं HB इधर लिख रहा हूं, ये HB एसिड, ये भी H प्लस और B माइनस देगा। भाई कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों H प्लस दे रहे हैं, दोनों का H प्लस तो सेम होगा, डिफरेंस किस में आ रहा है, एनायन में। तो जैसे ही इस एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, कंजुगेट एनायन जो बना एसिड का, उसकी स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा। भाई वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। और इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड जाता है तो ये बताओ H प्लस ज्यादा जनरेट होगा, और H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कोई डाउट है क्या? हम यहाँ पे ये चीज भी सीखते हैं, Ka इज इक्वल टू H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू A माइनस अपॉन HA, ये पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पढ़ते हैं, रेज टू द पावर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, ये पढ़ते हो इक्विलिब्रियम में। और Ka इसलिए लिख दिया क्योंकि दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ठीक, तो अगर H प्लस बढ़ेगा तो Ka भी बढ़ेगा। कोई डाउट है क्या? और यहां पे pKa क्या होता है, माइनस log Ka, और Ka बढ़ेगा तो pKa घटेगा। तो इसमें से कोई भी ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। तो ये बता दिया, आज के बाद नहीं बताऊंगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, नहीं समझ में आया दोबारा पूछो, क्योंकि ये आयोनिक में भी यही काम आएगा। ठीक है, आयोनिक में भी यही काम आएगा, हर जगह यही काम आएगा जहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से आगे पूछोगे, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। और इसे सिंपल हो जाता है क्वेश्चन करना, बहुत आसान हो जाता है। आप रटते रहते हो, कुछ भी रटना है ही नहीं। एनायन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो, H प्लस हटाया, एनायन बनाया, जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे ज्यादा। कोई डाउट है क्या? ये कॉन्सेप्ट कभी भी फेल नहीं होगा। समझ आ रही बात? इसको लगाओ, ये ब्रह्मास्त्र है एसिडिक स्ट्रेंथ का। नहीं समझ में आया दोबारा बता दूं भाई। मेरे को HA और HB में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी थी, तो दोनों में मैंने क्या किया, H प्लस निकाल लिया, एनायन और ये बना लिया। अब ये मैंने मान लिया दोनों वीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। तो जिसमें ज्यादा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा उसमें H प्लस ज्यादा बनेगा, और जिसमें H प्लस ज्यादा बनेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब कैसे पता चले भाई H प्लस तो दोनों का सेम है, इसकी नाक इसकी छोटी बड़ी है, ऐसे दोनों के H प्लस में पहचान सकते हो किसका H प्लस ज्यादा है या ज्यादा एसिडिक H प्लस के कारण। हमने देखा एनायन बना के देखा। अब दोनों में एनायन अलग है, अलग जो चीज होती है उससे कंपेयर करते हैं ना। तो एनायन जो है, एनायन को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, तो ज्यादा H प्लस बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, K वैल्यू ज्यादा, pK कम। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को भाई, आप क्या कर लो, सीधा सीधा सिंपल सी बात है, एनायन बना लो। H प्लस हटाओ, क्या बनेगा, ये वाला एनायन बनेगा। ठीक, और यहां पे ये वाला एनायन बनेगा। हाँ ऐसे बना लो, इसको भी ऐसे ही लिख लो फिर। ठीक, ये एनायन है। समझ आई मेरी बात? अब देखो अपने को क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी मत लिखो। अब क्या हो रहा है,
इस एनायन में और इस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। एनायन स्टेबल कब होगा? हमेशा केमिस्ट्री का एक रूल है, जिसके पास ना इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, जिसके पास ज्यादा उसके ले लो, है ना। काश दुनिया में भी ऐसा ही होता, है ना। तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्चुअली ये रूल यही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जिसके पास ज्यादा वो और ज्यादा ऐसे कर, और चाहिए मेरे को, है क्या बोल रही? पैसे की बात कर रहा हूं मैं। जिसके पास पहले ज्यादा पैसे हो वो और ज्यादा कंजूस है, वो और ज्यादा इसके भी ले लो इसके भी ले लो, ऐसे रहता है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगी लोगों को ये बात। कब आएगी पता है? जिंदगी के लास्ट साल में, लास्ट दिनों में। कोई बात नहीं, इधर देखो, यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा? एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मतलब जितना चार्ज यहां पे कम होगा ना, नेगेटिव चार्ज, एनायन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। समझ गए ना ये बात? एनायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, आप कम कर दो स्टेबल हो जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, स्टेबल हो जाएगा। कैटायन को इलेक्ट्रॉन दो और एनायन को खींच लो, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? तो इस एनायन के यहां देखो, यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कुछ नहीं है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी है, लेकिन क्लोरीन के पास एक खास चीज है, बताओ क्या है? इसके पास क्या है? बोलो भाई। अरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आते ही कुछ नहीं आंसर आता, 3D है, वेकेंट 3D, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं आता है। सोच लो कहाँ आता है इसके अलावा आंसर, बताओ। हर जगह वेकेंट 3D, वेकेंट 3D। ज्यादा से ज्यादा ये बात आती है, साइज बड़ा होता है सेकंड पीरियड से, यही तो आता है। तो अब ये क्या करेगा? इसके वैकेंट ऑर्बिटल जो है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल देगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे तो इस पे इसका क्या होगा? बैक बॉन्डिंग से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनायन की स्टेबिलिटी। किसका एनायन स्टेबल हुआ? CHCl3 का। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कोई डाउट है क्या? जब भी एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो ना, पहले ये चेक कर लिया करो जिस एटम पे एनायन बना है उसका साइज चेक करो। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला चेक करते हैं साइज, फिर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर अलग अलग पीरियड के हैं तो साइज चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में कार्बन पे एनायन है, फिर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन पे एनायन है तो दोनों में कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अब हमने क्या किया? चार्ज को ना डिस्पर्स कर दो, चार्ज जितना फैलेगा। जैसे F- है और I- है, बताना कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यही तो अपनी मिस्टेक है, I- ज्यादा स्टेबल होगा ना। अब देखो, आपको ना यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं। अब चलो ठीक है, ये तो आ गया आपको समझ में। HF है, HCl है, HBr है, HI है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा बताना? HI। क्यों हुआ पता है? अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, एनायन बनाओ, एनायन बना के देखो, एनायन बनाओ, F- एनायन बना। तो एनायन जितना ज्यादा साइज होगा ना, चार्ज उतना क्या होगा? डिस्पर्स होगा। और चार्ज जितना फैलेगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इनमें सबसे स्टेबल एनायन कौन दिख रहा है? F- होगा ना ये। और जिसका एनायन स्टेबल, कंजुगेट एनायन स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। नहीं समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट है क्या? एक ही फंडा है बस, समझ आया कि नहीं आया? इसके आगे बढ़े? अच्छा, आपसे पूछ ले बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ले, ये 4 लिख के दे दी, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ भाई। उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो फैला हुआ है, वो स्टेबल है ऑलरेडी, वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन अपने? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इजीली दे देगा इलेक्ट्रॉन। उल्टा हो जाएगा। बच्चे सोचते रहते हैं कि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। जब बात वो ग्रुप की कर रहा है, कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। अगर ग्रुप के दे दी ना एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड के, तो लगाना ही नहीं है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? पीरियड में। सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हो, लगातार थर्ड पीरियड के दे रखे हो, सेकंड थर्ड का दे रखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का दे रखा है, क्या करोगे? साइज करोगे। समझ आ रही मेरी बातें? ये बेसिक है, इनको बेसिक कहते हैं। और ये अगर आपके क्लियर है ना, ये ऐसी चीजें क्लियर है, एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की, बहुत ज्यादा इधर उधर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई मेरी बात? आगे बढ़े। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और कराते हैं, तीसरा एग्जाम्पल बोलो। एक ये होता है इसका ये लिख लो, CH3OH और SiH3OH, यही है ना? यही एग्जाम्पल है क्या? ये ऐसे दे रखा हुआ आपको है? क्या लिखवाया मैंने? अच्छा, R3COH ये है और R3SiOH ये होगा। इसमें आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आपको क्या करना? सीधा एनायन बनाओ। H+ निकलता है, एनायन किस पे बना?
एनायन किस पे बनेगा बोलो, अरे बोल दो, अरे बोल लो, SI ऑक्सीजन पे बना, दोनों में ऑक्सीजन पे बन रहा है, साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है क्योंकि एटम सेम है। कैसे चेक करेंगे, अब और कोई जुगाड़ लगाओ एनायन की स्टेबिलिटी का। अब ये एनायन की स्टेबिलिटी, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपना चार्ज यहाँ शेयर कर लेगा, और एनायन का जितना चार्ज घटेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी हम एक्चुअल में ना क्या रहना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी समझो। तो एक बार इसको देख लो, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा ना। अच्छा एक चीज बताता हूं अब आपको, कोई भी न्यूट्रल रहना चाहेगा या चार्ज, हम बोलते कि न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है ना चार्ज से, या पोलर से बोल दो। ये बात समझ में आती है सबको। अब एक चीज देखो ध्यान से सुनना, कोई कैटायन है, कैटायन न्यूट्रल कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेके, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दोगे, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एनायन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन उसके निकाल के विड्रॉ करके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उसके निकलेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन कोई शेयर करेगा, ले लेगा, तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी न्यूट्रल की तरफ ले जाओ, कोई और है ही नहीं कॉन्सेप्ट, है ना। समझ आ रही मेरी बात, देखो कितना बढ़िया बेसिक तैयार हो गया अब आपका। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, समझ में आया, बैक बॉन्डिंग से हो रहा है। नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ज्यादा बेसिक है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया ट्राई मिथाइल अमाइन, ये होता है ट्राई मिथाइल अमाइन। अमाइन होता है अमोनिया है, तीनों उसके क्या कर दो, तीनों एच हटा के CH3 लगा दो, ट्राई मिथाइल अमाइन बोल देंगे। एक होता है ट्राई सलाइल अमाइन, SiS3 को सिलाइल बोलते हैं। ठीक, ये थ्राइस और ये नाइट्रोजन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो चेक कर लो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये CH3 है, तो CH3 तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बगल में वहां भाई साहब कौन है, बगल में यहाँ पे कौन है, SiS3। तो SiS3 के पास क्या है, थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड वालों के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। ठीक, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो बेसिक ज्यादा कौन होगा। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन, जैसे अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर इजी है ना। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये तो हर जगह पूछा गया, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, और ये क्वेश्चन एम्स पूछ चुका है, ये वाला। ठीक है, वो वाला सेकंड वाला पार्ट। अब मेरी बात सुनो, एक चीज और बता देता हूँ साथ की साथ यहाँ पे, अब इसको कर ही रहे लिख रखा था। देखो एक खास बात बताता हूँ, अभी मैं स्ट्रक्चर भी कराऊंगा। अब हो सकता है ये इसके साथ भी कर ले बैक बॉन्डिंग, इसके साथ भी कर ले, इसके साथ भी कर ले, तीनों के साथ कर सकता है। तो तीनों के साथ शेयरिंग करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि तीनों के साथ शेयरिंग कर रहा है। ठीक, और जब इसके ऊपर लोन पे रहेगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे, ये ऐसे इसके साथ इसका लोन पेयर यहाँ भी डिस्पर्स हो गया, और इसका लोन पेयर यहाँ भी डिस्पर्स हो गया, तो लोन पेयर रहा ही नहीं। कैसा दिख रहा है, ये प्लेनर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो इसका स्ट्रक्चर sp3 और पिरामिडल ना होके क्या हो गया, लेकिन इसका क्या है, पिरामिडल है। समझ आई मेरी बात। तो इसको प्लेनर कहते हैं, स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा आपको, कर लोगे। समझ आई बात, जल्दी लिखो। बोलो थर्ड बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ पे कैसे भारी पड़ता है, करें स्टार्ट। जैसे BF3 है और BF4 माइनस है। अब आपको पता है इसमें तो सीधा सीधा क्या है, सिंगल बॉन्ड सारे, है ना। ये BF4 माइनस ऐसे बनता है, लेकिन अपने BF3 में अभी आपने देखा क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। रीजन लिखवाऊं क्या इनके, रीजन नहीं लिखवाने, समझ आ रहे ना। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, BF बॉन्ड इसकी ज्यादा होगी। तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बोलो, BOH थ्राइस है, बोरिक एसिड होता है, और BOH4। अरे ये BOH4 कैसे बन रहा है तो पता ना भाई। मैंने क्या किया, देखो एक सेकंड इसको पहले समझा देता हूं। BOH ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, उसकी तरह बिल्कुल। मैंने क्या कर दिया, बस वहां पे OH लगा दिया, ठीक है ना। समझ आ रही मेरी बात। और
ये क्या है, ये बोरिक एसिड है, इसके पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, अरे लोन पेयर है क्या, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ शेयर करेगी, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगी, वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगी तो पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। अब ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है पता तुम्हें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो H3BO3 लिखते हैं हम लोग, या इसको BOS, दिस इज बोरिक एसिड ना, सबको पता ना, ये बोरिक एसिड तो है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। या क्या H+ देता है क्या, ये बोरिक एसिड H+ देता है क्या, बोरिक एसिड कभी भी H+ नहीं देता है। क्यों, क्योंकि ये यहां से इसका H+ नहीं निकलता, बहुत ही घटिया एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है। तो होता क्या है, ये करता है लुईस एसिड का काम, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो वहां पे क्या करता है, वाटर आके इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या डालता है, अपने लोन पेयर, तो बनेगा क्या, और जैसे ही पानी डालेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, इस पे आ गया प्लस, प्लस आ गया ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस ठीक नहीं है, ऑक्सीजन इसके साथ तो बॉन्ड बनाया है, तोड़ेगा नहीं, जिसके साथ बॉन्ड बनाता ना तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता, तो किसकी छुट्टी करेगा, गरीब की। गरीब कौन है, हाइड्रोजन, H+ की छुट्टी होगी यहाँ से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव आएगा प्लस H+। तो ये H+ जो दिया एक्वस मीडियम में, तो बोरिक एसिड ने कहाँ से दिया, H2O से, वाटर का H+ है वो। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था 2016 में, असर्सन रीजन में, ठीक, समझ आई मेरी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए, और बताओ कोई एग्जांपल अगर आपको याद है। देखो ये देख लो, BF3 और BF3.NH3, इसमें क्या होता है भाई, बोलो। BF3.NH3, ये BF3 है, आपको पता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये कर नहीं रखा हमने, ये NH3 ऐसे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें कहीं भी पेयरिंग होनी नहीं है, सॉरी वो बैक बॉन्डिंग होनी नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी। कोई डाउट है क्या, समझ आ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बताओ क्या करना है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का क्या क्या करेंगे बताओ भाई, एग्जाम्पल करने हैं, कौन सा एग्जाम्पल करवाया बताना एक बार मेरे को। NCl3 वाला, NCl3 है, NH3 है और NF3 है। अब देखो होता क्या है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है इसके पास, है ना, और जिसके पास लोन पेयर हो उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घटता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगता है। लेकिन बगल में कौन बैठा है, क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, क्या है 3D वैकेंट है, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे डाल देगा तो इसके पास रिपल्सन रहेगा ही नहीं, और रिपल्सन नहीं रहेगा तो इनके कंपैरिजन में क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, क्योंकि इसका एंगल ये कम क्यों हो रहा था, लोन पेयर। एक तो इससे एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरा आप इससे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका एटम बड़ा है, रिपल्सन होगा, ऐसे खुल जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, नहीं हंसी क्यों आ रही है, ठीक। NH3 और NF3 में क्या होगा बताओ, NH3 और NF3 में कौन बताएगा, रीचा क्या आएगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्यों, क्योंकि NH छोटा मॉलिक्यूल है, उसके पास भी लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, वेरी गुड। फिर तो वो बॉन्ड एंगल घटेगा। कॉन्सेप्ट तो सही बोल रही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, समझे, क्लियर सोचा करो, डरा मत करो बोलते टाइम, गलती तो होगा, नहीं समझा। देखो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp3, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर दोनों में सेम, फिर क्या चेक करते हैं, सेंट्रल एटम, दोनों में सेंट्रल एटम, फिर क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज, तो लगभग साइज में दोनों ही छोटे हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखेगा, नाइट्रोजन, और इसमें फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन अपने पास खींच के रखेगा। तो अब यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे NH3 वाले केस में, तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा, तो ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, इसलिए इसका ज्यादा है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। और जैसे मैं आपको अगर और करवाऊं, और कौन सा एग्जाम्पल है, एक हो गया, दूसरा बताओ भाई, OCS3 ट्वाइस और OSIS3 ट्वाइस कर लो। क्या है, सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना भाई, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, ये CH3, वैसे इतना आएगा नहीं आपके, है ना, ये ऐसे ही करवा दिया फालतू, चलो कर लो एक एग्जांपल, कोई फर्क नहीं पड़ता। SiS3 है, SiS3 है,
इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, तो इसमें लोन पेयर वाला एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर कम हो गया ना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम लगेगा। या ऐसे बोल दो sp2 की तरफ जा रहा है sp3 से, क्योंकि एक लोन पेयर कम हो जाएगा ना, कि इसमें बैक बॉन्डिंग में चला गया एक लोन पेयर। सही बात है ना, तो sp2 का तो वैसे ही ज्यादा होगा sp3 से, कोई डाउट है क्या? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। वैसे दूसरा साइज, ये दूसरा फैक्टर ये भी बोल सकते हो, इसका साइज छोटा है, इनका बड़ा है, इनका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वैसे भी इसका होगा। और कोई एग्जाम्पल करना है क्या? हो गया? बॉन्ड एंगल में यही है ना, लिखो फिर जल्दी से। ये देखो Cl2O है, H2O है और F2O है, सेम तो आ गया, वही केस तो है। नाइट्रोजन की जगह क्या कर दिया? अरे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कर दिया, और कुछ है क्या? ये ऑर्डर आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। वैसे ही बोल देना क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, है? अरे सब में क्या है? सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन है। हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या बोलोगे? sp3 है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दो लोन पेयर है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, किससे करोगे? सराउंडिंग एटम से करोगे। या तो साइज से समझा दो, साइज इसका बड़ा होता है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझा देना, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? ये ऐसा बोल दो कि इसमें बैक बॉन्डिंग भी होगी, ये भी बोल सकते हो, ठीक। वैसे इतने ये बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल में ज़्यादा मतलब कामयाब नहीं है, नहीं लगाएंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है बैक बॉन्डिंग से? भाई मैंने आपको बताया ट्राईमिथाइलअमाइन, स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखो। सबसे पहला ट्राईमिथाइलअमाइन है ये, और ये क्या है? अरे बोलो, अभी बना के दिखा था ना इसका। इसका क्या होगा? प्लेनर, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो लोन पेयर नहीं होगा तो पिरामिडल रहेगा नहीं, क्या हो जाता है? प्लेनर। और ये बोल दो प्लीज, ये पिरामिडल है। समझ आ रही मेरी बात? इसके बाद क्या आएगा? बोलो, अरे बोलो। एक इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, क्या बोलते हैं उसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बोरोन एंड कार्बन फैमिली में पढ़ेंगे। बोराजिन क्या होता है इसका फॉर्मूला? B3N3H6। कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, ये बस, ठीक। और इनके एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक। सुंदर दिखेगा थोड़ा ऐसे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करता है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोरोन 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है ना, 3 ही बनाया, एक वैकेंट ऑर्बिटल है जैसे BF3 में था। या बताऊं कैसे? वेरी गुड। तो ये बैक बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी, और ये यहाँ दे देगा, ये यहाँ दे देगा, तो होना चाहिए था ये sp3, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, लेकिन बैक बॉन्डिंग के कारण पाई बॉन्ड बन गया, तो क्या बना? ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। एग्जामिनर पूछ ले कितने एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? 6 एटम है ना। जैसे अपना बेंजीन होता है ना, वैसा ही तो है ये बेंजीन, ऐसा ही तो होता। बोलो बोलो भाई, बेंजीन के जैसा है कि नहीं है? ये हाइड्रोजन लगे बेंजीन के, ठीक। अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये बताना एक बार मेरे को। इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन में? इनऑर्गेनिक बेंजीन या ऑर्गेनिक? और इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में है ना, सेम एटम के बीच में नॉन पोलर होगा, और यहाँ का बॉन्ड जो है ना पोलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो जल्दी टूट जाता है, और जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन देगा। पोलर बॉन्ड जल्दी टूटता है कैटायन और एनायन में। समझ आई मेरी बात? तो ज्यादा रिएक्टिव ये होता है। कोई डाउट है क्या? एक एग्जांपल और करा रखा, वो तो रहने ही देता, क्या करवाऊं? अरे चलो सुन लो, ये तो ये है ना, कुछ चीजें मैंने एम्स के लिए पढ़ा रखी, सारी नहीं पढ़नी अपने को, फिर भी चलो मैं बता देता हूं, अगर आपने देख ही लिया है तो देख लो एक बार। जैसे ये है, मान लीजिए CH2 और CF2 है, ठीक, या Cl2 भी ले सकते हो, CCl2 भी ले सकते हो। अब इसमें कंपैरिजन करना है, इनकी स्टेबिलिटी बतानी किसकी ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी देखो, जो ये कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसे होता है? देखो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p, ये कार्बन है, 2p2 ये होता है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बना दिए, हाइड्रोजन के साथ बनाए या फ्लोरीन के साथ बनाए,
और ये एक लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। अब इसको कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास है इलेक्ट्रॉन, किसके पास है, हाइड्रोजन के पास या CF2 के पास। तो ये क्या है, इसके पास आपको भले ये मत बोलना सर यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना फ्लोरीन क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देता है बैक बॉन्डिंग से, इसलिए ज़्यादा स्टेबल ये हो जाता है। वैसे कोई जरूरत नहीं आपके लेवल पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैं पढ़ाऊंगा ना, उससे बाहर सिंगल लाइन नहीं पढ़नी है अपने को। सिंगल लाइन बोल रहा हूँ, 15 के 15 क्वेश्चन वही आएंगे, ठीक है ना। 15 के 15 क्वेश्चन आपके देखे हुए, और असल में वो आएंगे जो मैं स्टार लगवा रहा हूँ, कि ध्यान रखना है। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा आपने, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा आपने, इंपॉर्टेंट था। बॉन्ड लेंथ वाला भी एक हद तक इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ो सब। बॉन्ड एंगल कोई नहीं पूछेगा। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, वो एम्स में आया हुआ है। आगे बढ़े क्या।